नमस्कार, अमाया आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज से हम ऑडियो के रूप में नया नया वीडियो लाते हैं। एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे जो आर्ट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आने वाले कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट जो हमने लिया है बाबू, वह लिया है पलासी के युद्ध से। तो ये पूरा मेंस के दृष्टिकोण से भी काम करेगा, बीपीएससी के पीटी के लिए भी काम करेगा और इसके बाहर से आपके एग्ज़ाम में तो आने का सवाल ही नहीं है। तो आप जो जो इसमें है उसको एकदम पढ़ लीजिए, समय मिलेगा तो लिख भी लीजिए। पहला सवाल है कि प्लासी का युद्ध हुआ कब था। तो ईस्वी याद रख लीजिए 1757 और डेट यहाँ पे है। अगर एग्जैक्ट डेट पूछ दे किस डेट को हुआ था तो 23 जून 1757 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है अलीनगर की संधि के पश्चात। ये संधि याद रखना है, किस संधि के बाद प्लासी का युद्ध हुआ है ये याद रखना है। अलीनगर संधि के पश्चात 1756 में हुआ है, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अलीनगर की संधि के पश्चात अंग्रेज आक्रांता की भूमिका में आ गए और 13 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव ने अपना सैन्य अभियान आरंभ चंद्रनगर से किया। बंगाल में पड़ता था चंद्रनगर। तो देखो, अगर ये डेट पूछता है कि किस डेट से शुरू किया, हुआ नहीं, किस डेट से शुरू किया, तो डेट 13 जून। किस डेट को हुआ तो 23 जून। और ये चंद्रनगर से आगे बढ़ के कहाँ पहुँच गए थे? प्लासी तक पहुँच गए थे। प्लासी की लड़ाई से पूर्व ही क्लाइव ने षड्यंत्र करके नवाब की प्रमुख अधिकारियों, यहाँ पे नवाब जो बात हो रही है वो सिराजुद्दौला की बात हो रही है, नवाब के प्रमुख अधिकारियों प्रधान सेनापति मीर जाफ़र, बंगाल का साहूकार जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीन चंद, इतने लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। प्लासी के युद्ध में कम से कम को अपनी तरफ मिला लिया, यानी जो ये जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे उसको रॉबर्ट क्लाइव ने अपने तरफ मिला लिया था। 23 जून 1757 डेट आ गया। प्रतिद्वंदिया सेनाएं आपस में टकराई जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया, वहीं नवाब की सेना का नेतृत्व विश्वासघाती मीर जाफर के हाथों में था। इन्हीं राजद्रोहियों के कारण सिराजुद्दौला के विश्वसनीय सैनिक मीर मदान, नाम याद रखिए, किसके किसके विश्वसनीय सैनिक है? सिराजुद्दौला के। मीर मदान एवं मोहनलाल वीरगति को प्राप्त हुए। ये सब जो आप ऑथेंटिक बातें यहाँ पे सुन रहे हैं, ये बहुत कम ही ऐसी बुक है जहाँ पे मिलेगी बाबू। तो इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। सिराजुद्दौला के दो विश्वसनीय सैनिक थे, एक का नाम था मीर मदान और दूसरे का नाम था मोहनलाल। ये दोनों वीरगति को प्राप्त हुए तथा सिराजुद्दौला भागकर, याद रखिएगा, सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद में शरण ली जहाँ मीर जाफ़र के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी थी। तो सिराजुद्दौला वहाँ से भागकर कहाँ पहुँचा था? पलासी से भागकर मुर्शिदाबाद पहुँचा था। अगला टॉपिक देखते हैं। युद्ध के बाद मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने नवाब घोषित कर दिया, यानी सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र अंग्रेज़ों का नवाब बनता है, जिसके बदले में मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 3 राज्यों के नाम आपको याद रखना है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया और 24 फरगनों की जमींदारी प्रदान कर दी। जिलों की फरगना उसकी जमींदारी उसको प्राप्त कर दी, प्रदान कर दी। और बंगाल की समस्त फ्रांसीसी बस्तियां अंग्रेजों को दे दी गई। यानी जो अब सिराजुद्दौला के पास था फ्रांसीसी बस्तियां, वो सभी अंग्रेजों को दे दी गई। वहाँ से चुंगी, वहाँ से टैक्स, ये सभी वसूलने का काम किसको मिला? अंग्रेजों को मिल गया था। साथ ही यह भी निश्चित हुआ कि भविष्य में अंग्रेज पदाधिकारियों तथा व्यापारियों को निजी व्यापार पर कोई चुंगी नहीं देनी होगी। यानी वो अपने तरफ से अपना छूट वाला व्यवस्था चालू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि पलासी के युद्ध एक छोटी सी झड़प थी जिसका कोई सामरिक महत्व नहीं था। अंग्रेजों ने इस युद्ध में किसी सैनिक योग्यता का प्रदर्शन नहीं किया था, बल्कि राजनीतिक षड्यंत्रों और विश्वासघातियों के बल पर पलासी के युद्ध को जीता। ये नाम याद रख लीजिए। के.एम. पनिक्कर के अनुसार यह एक सौदा था जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफ़र ने नवाबों को अंग्रेजों के हाथों में बेच डाला। ये किसने बोला? ये बोले थे के.एम. पनिक्कर ने कि ये मात्र एक सौदा था जिसमें बंगाल के जो धनी मनी सेठ होते थे उसको मीर जाफ़र ने अंग्रेजों के हाथों में क्या कर दिया था? बेच दिया था, बेच डाला था उसको। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बाबू कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन हो गया। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन हो गया। नवाब मीर जाफ़र पूर्णतः अंग्रेजों पर निर्भर हो गए थे।
अब कंपनी सिर्फ व्यापारिक कंपनी नहीं रही बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन गई तथा नृप निर्माता की भूमिका में आ गई। इसे इस संदर्भ में देख सकते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब मीर जाफर को पदच्युत किया तब मुगल बादशाह मूक दर्शक ही बने रहे। आगे लिखा हुआ है कि प्लासी के लड़ाई के पश्चात बंगाल के अनंत साधनों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बंगाल में अंग्रेजों को मिली पहली किस्त 8 लाख पाउंड की थी, जो किसके सिक्के बने होते थे? जो चांदी के सिक्के होते थे। बताइए, उसको जो 8 लाख पाउंड दिया गया था वो चांदी के थे। इसके आगे देखते हैं। इसके पश्चात बंगाल की लूट की निरंतर क्रम चलता रहा तथा ब्रिटिश कंपनी बंगाल से अन्य विदेशी शक्तियों जैसे डच, फ्रांसीसियों को परास्त कर सकने में सक्षम हुई। साथ ही अन्य क्षेत्रीय शक्तियों का भी दमन कर दिया। फलतः धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनियां व्यापारिक एकाधिकार से राजनीतिक एकाधिकार की ओर बढ़ने लगी। इसी युद्ध के संदर्भ में जेबी मालेसन ने कहा है कि कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिसके तत्कालिक और अस्थायी परिणाम इतने महत्वपूर्ण हुए हैं। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब प्लासी के युद्ध के बाद कौन सी घटना घटती है उसको देखते हैं। तो इस युद्ध में बाबू ये घटना घटती है कि मीर जाफर ईस्ट इंडिया कंपनी की एक कठपुतली था, परंतु 1760 ईस्वी आते आते क्लाइव ने कंपनी की आर्थिक मांगों को पूरा करने में असमर्थ हो गया। 1760 ईस्वी तक मीर जाफर पर कंपनी के 25 लाख रुपए का बकाया हो गए थे। फलतः कंपनी ने मीर जाफर पर डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध गतिविधियों में संलग्न होने का आरोप लगाकर नवाब के पद से अपदस्थ कर दिया। इसके पश्चात कंपनी ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ये जो मीर कासिम था ये मीर जाफर का दामाद था, याद रखिएगा। मीर कासिम नवाब बनने के बाद कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव के जिले प्रदान किए। साथ ही कंपनी ने दक्षिण अभियानों के लिए 5 लाख रुपए दिए। मीर कासिम ने कंपनी के प्रमुख अधिकारियों को भी क्या किया? पुरस्कृत किया। ये सभी आप लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिलेगा नहीं कहीं। मीर कासिम योग्य प्रशासक एवं कुशल नेता था। नवाब बनने के कुछ समय पश्चात कंपनी के प्रभाव से दूर रहने के लिए वो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर, बिहार में बदल दी थी। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर किया तथा नौकरशाही का भी पुनर्गठन किया। मुंगेर में तोपों और बंदूकों, तोड़ेदार बंदूकों को बनाने की व्यवस्था की गई। मीर कासिम ने वित्तीय मामलों को भी कुशलता से सुलझाया तथा वित्तीय भ्रष्टाचार को समाप्त करने का भी प्रयास किया। यानी ये अंग्रेजों के विपरीत चलता था मीर कासिम। अगर अंग्रेजों ने अपने मतलब विदेशियों को व्यापार में कोई चुंगी कर नहीं देना होता था तो मीर कासिम ने भी वही प्रणाली अपना दी थी कि भारतीयों को भी अब नहीं देना पड़ेगा। तो इसको बहुत सारे युद्ध का भी सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि मीर कासिम सुधारात्मक प्रयासों से नवाब और कंपनी के संबंधों में तनाव आ गई। इन्हीं परिस्थितियों में नवाब ने जब आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर दिया तब अंग्रेजों को विशेषाधिकार समाप्त हो गया। आंतरिक व्यापार के बढ़ते भ्रष्टाचार से मीर कासिम के वित्तीय साधन तथा राजनीतिक अधिकार सीमित हो रहे थे। इसके अंतर्गत मीर कासिम ने दस्तक का प्रश्न उठाया, जिसके अनुसार अंग्रेजों को कर की छूट दी गई थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने यही दस्तक धन लेकर भारतीय व्यापारियों को भी देना आरंभ कर दिया, जिसमें बंगाल के राजस्व को क्षति हो रही थी। फलतः मीर कासिम ने सभी आंतरिक करों को हटा दिया। अब भारतीय व्यापारी भी अंग्रेज व्यापारी के समान हो गए थे। यानी ये पूरे भारतीयों के फेवर में रहता था मीर कासिम। अगर अंग्रेजों को कोई सुविधा मिलती थी तो वो चाहता था कि भारतीय भी उसका लाभ उठा पाए। लिखा गया है, ज़्यादा नहीं है, अब लिखा गया है H.H. डॉडवेल के अनुसार ये जो युद्ध हुआ है बक्सर का युद्ध, ये परिस्थितियों के कारण न कि युद्ध का उद्देश्य था। ये उस समय परिस्थितियां ऐसी बन गई थी। नवाब अपनी इच्छा से बंगाल में राज करना चाहता था, परंतु अंग्रेजों ने अपनी विशेषाधिकार की रक्षा के लिए नवाब पर युद्ध थोप दिया। फलतः 1763 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी
तथा बंगाल का अगला नवाब पुनः मीर जाफ़र को बना दिया गया। 1763 में मीर जाफ़र फिर पुनः एक बार नवाब बन जाता है और उसके बाद इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद बक्सर का युद्ध। तो ये जो पहला मेरा पॉइंट था ये प्लासी का युद्ध था। इसमें कुछ बड़े बड़े पॉइंट हैं, आप इसको आराम से लिख लीजिएगा, खूब बढ़िया से लिख लीजिएगा। जितना अच्छा से लिखिएगा उतना अच्छा से ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। लिखने के प्रयास अधिकतर करने हैं। तब तक के लिए थैंक। इसको लिखने का प्रयास करने हैं, निरंतर लिखते रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आगे ऐसे ही ऑडियो के रूप में वीडियो मिलेगा। और छोटे छोटे बैटल जो हुए हैं, युद्ध जो हुए हैं, उसको लेकर संपूर्ण व्याख्या, इसमें संपूर्ण व्याख्या दी गई है। उस वैसे ही संपूर्ण व्याख्या की जानकारी आपको इसी के माध्यम से मिल तक। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।